नमस्कार, मैं सोहन कुमार. आप देख रहे हैं एक आठवण सोनेरी क्षणाची साठवण. मित्रांनो, आज मी आपल्या जिंतूरला आलो आहे. जिंतूरला एक आपल्या ओळखीचे आणि खूप निकट असलेले एक सेठ राहतात. आता कोण सेठ आहेत, कुठल्या परिवाराचे आहेत, त्यांची खूप ख्याती आहे आणि खूप मोठं त्यांचं नाव आहे आणि आपल्या परिवारातलं म्हणजे आपल्या येलदरीच्या परिवारातलं एक खूप चांगलं नाव, ज्यांनी चांगल्या पद्धतीनं येलदरीला खूप काही प्रोव्हाइड केलं त्या काळामध्ये. आणि बस आता जास्त त्यांच्याविषयी बोलण्यापेक्षा त्यांच्यावर बोलायला गेलो तर खूप मी इथंच बोलायला लागेल, एवढा मोठा विषय आहे तो. आपण आज जाऊन बघूयात की आज आपल्यासोबत आपल्या ह्या एक आठवणच्या टीमने कोणाला शोधलं आहे. चला माझ्यासोबत. दोस्तों, आज मैं जिस परिवार के एक बड़े सदस्य से आपको मिलाने जा रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा नाम हमारे गांव का, हमारे येलदरी गांव का. रिश्तों की पूजा जहाँ है, आदर बड़ों का वहाँ है, हंसना हंसाना है फिर भी मुस्कुराना है. कहानी घर घर की, कहानी इस घर की. आज मैं इस घर की कहानी आपको बताने वाला हूँ. जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, उनका जन्म 15 जून 1955 को हुआ. दोस्तों, महज 5 साल की उम्र में वो येलदरी में उनके परिवार के साथ दाखिल हुए. स्वर्गीय राम नारायण तोष्णीवाल और अयोध्याबाई तोष्णीवाल, ये परिवार अपने बच्चों के साथ येलदरी की तरफ रवाना हुआ. कुछ दिन केहाड़ में रहा. स्वर्गीय राम नारायण जी तोष्णीवाल जी के परिवार में कौन कौन लोग थे, उनको कितने बच्चे थे, मैं उनका थोड़ा सा परिचय आपको देता हूँ. दोस्तों, सबसे बड़ी बेटी थी सुशीला दीदी, जो पहले तोष्णीवाल थी, अब मुंदड़ा है. ब्रिज गोपाल तोष्णीवाल जी, स्वर्गीय गिरधारी लाल तोष्णीवाल जी, गोविंद जी तोष्णीवाल जी और सरोज तोष्णीवाल जी. सरोज दीदी शायद हमारे ग्रुप में किसी की क्लासमेट होगी. वो दीदी को हम लोग महज जानते हैं. अब आज मैं इस परिवार के किस सदस्य मिलाने आपको जा रहा हूँ? ब्रिज गोपाल तोष्णीवाल. जी हाँ, बीरज सेठ से. काफ़ी दिन से दोस्तों मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए काफ़ी परेशान था. आपको मैं उसके कुछ झलकियाँ भी बताऊंगा. इसके पहले भी 1 महीना पहले मैं आया, लेकिन सच में सेठ की बहुत हालत ख़राब थी. किसी छोटी सी इंजरी के कारण वो बेड पे थे. मैंने बहुत आग्रह किया उनको कि सर मैं आपका इंटरव्यू लेके जाऊंगा, लेकिन लगा उनको कि यार सबको तो बिठा के ले रहा है, फिर मैं सोया हुआ हूँ, मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा. उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया. दोस्तों, ये परिवार हमारे येलदरी में 1960 में आया. उन्होंने शुरुआती दिनों में भूसार यानी डेली नीड्स वाला राशन, गेहूं ज्वारी वाला काम किया. इसी परिवार ने हमें केरोसिन रॉकेल ये प्रोवाइड किया उस ज़माने. अब आज की जनरेशन को तो रॉकेल देखने को भी नहीं मिलता. और ये दूसरा, दिवाली में क्रैकर्स. अगर पटाखों की बात आती है तो सिर्फ बीरज सेठ तोष्णीवाल जी का दुकान लगा तो बस येलदरी में होलसेल में सारे पटाखे मिलते थे. हम लोग पटाखे की दुकान पे, आपको याद होगा वो येलदरी का जो हम लोग जैसे मार्केट में एंटर करते हैं वहाँ पे पुल है, उस पुल के बाजू में एक मस्त सा शेड डाल के वो 8-15 दिन से वहाँ पे पटाखे मिलना शुरू हो जाते. अभी तो बाद में आप गोविंद सेठ के बारे में जानते होंगे कि गोविंद सेठ एकदम जॉली पर्सन, जिन्होंने भावनात्मक तरीके से येलदरी को जोड़ा और एक ऐसा शॉप उन्होंने येलदरी में डाला जिसमें आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके मेडिकल नाम की चीज़ येलदरी को अगर किसी ने प्रोवाइड की तो गोविंद सेठ ने की. गोविंद सेठ का भी एक अच्छा सा इंटरव्यू हम लोग करेंगे. आज बात करते हैं बीरज सेठ से. बीरज सेठ का बहुत अच्छा इतिहास रहा और आज एक इतना बड़ा नाम है हमारे परभणी जिले में नहीं बल्कि मराठवाड़ा में. हमारे येलदरी के लिए तो बहुत गर्व की बात है. दोस्तों, बीरज सेठ को अब कितने बच्चे या लड़के, त्यांना किती मुलं आणि मुली? बीरज सेठला एक मुलगा, त्याचं नाव पंकज, आणि 3 मुली, राणी, वर्षा आणि राधिका. बीरज सेठनं या चौघांचं लग्न केलं. राणी, राधिका, वर्षा हा एकदम वेल सेट आहेत आणि वेल एज्युकेटेड आहेत. मुलांच्या शिक्षणाकडं या परिवारानं किंवा गोविंद सेठनं खूप चांगल्या पद्धतीनं लक्ष केलं. मी पूर्वी बघायचो लहान असताना राणी, वर्षा ह्या मेडिकलला यायच्या ना, तर त्यांचा एवढा अभ्यास करून गोविंद सेठ घ्यायचे आणि आज खरंच त्या मुलींचं एकदम म्हणजे एवढं सोनं झालं. त्याविषयी आता बीरज सेठच आपल्याला सांगतील और मस्त उनके मुंह से उनकी अनसुनी बातें, येलदरी से जुड़ी कुछ यादें उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं. आज मिलते हैं हम लोग ब्रिज गोपाल तोष्णीवाल जी. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. कैसे हो सोहन जी? एकदम मस्त. आप कैसे हैं? वेरी फाइन, बहुत बढ़िया. नहीं, पहले 1 महीना पहले आए तो आप बेड पे थे.
नहीं उस टाइम थोड़ा मेरा एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुआ था। नहीं मतलब कहाँ, मतलब गाड़ी से नहीं खेत में हुआ था, वो गिर गया था मैं, तो उस टाइम में थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, उसके लिए मुलाकात नहीं दे पाया। नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे भी लगा, लेकिन बट ठीक है ना, मैं आपसे मिले बिना मैं जा ही नहीं सकता कि आप हमारे दिल और जान में हैं। इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा था आपको कि आप हमारा ये शो देखते हैं? एक आठवन कभी एपिसोड देखा हमारा? हाँ देखा है, आपकी एपिसोड देखा है। बहुत अच्छे ढंग से आप उसको मैनेज करते हैं। रेलदरी के लोगों की जो जान पहचान है उनको उजाला देने का, आठवन देने का और उसकी साठवन करके रखने का आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके लिए आपको तहे दिल से बधाई। थैंक यू। रेलदरी आए जब हम बहुत छोटे थे, हमारा मूल गाँव खैरी है। खैरी मतलब अपना येलदरी के बाद जो तालाब येलदरी में के गया बाजू हो, में है, जो तालाब में गया हो, जो तालाब में गए हो, वहाँ के थे। और तालाब में जाने की वजह से हमको ऐसे विस्थापित होना पड़ा और कहीं तो सेटल होना था। उसने फिर पिताजी ने व्यापार की दृष्टि से पिताजी माताजी ने येलदरी कैंप सेलेक्ट किया और वहाँ बस दिए हो। आपके पिताजी के भाई वगैरह कोई मतलब भाई थे, चंदूलाल जी और एक विठलदास जी, 2 भाई थे, लेकिन वो दोनों उधर ही रहे। खैरी से उठ के कहीं रिसोर्ट चले गए और पिताजी साथ विठलदास जी थे, वो येलदरी में बस गए। अच्छा, आपके पापा के साथ ही थे? आपके पापा वो लूना वगैरह गाड़ी और वो हाँ जी, हाँ जी, राम हाँ जी जी, राम लिखा वो, हाँ जी, वही पूरे राम नाम के भक्त थे वो, बहुत राम के भक्त थे। और मम्मी का नाम अयोध्या जी, अयोध्या भाई रामनाथ तोष्णीवाल। पूरा अयोध्या ही आपके घर में था? जी। जब डांस शुरू हो रहा था, जब धर्म में जमीन जाने वाली थी, हमारी ज़मीन सब ऑक्युपाई कर लिया गवर्नमेंट ने, उस पर में और गांव भी पानी में जाने वाला था, उसलिए वो गांव छोड़ना पड़ा खैरी। तो वो जो आपकी ज़मीन थी वहाँ खेती भी थी आपकी? हाँ 26 एकड़ खेती थी वहाँ। तो वो एक्वायर करने के बाद उसका कुछ भुगतान मिला? बहुत कम मुआवजा मिला हो, 200 रुपये पर एकड़ के हिसाब से, 5200 रुपये सिर्फ, जो पिताजी के दोनों भाई में और बहन में बढ़ गए हो। अच्छा, मतलब उस जमाने में 5000 गवर्नमेंट ने, और काफ़ी ज़मीन गई उस तालाब में? 26 एकड़ हमारी गई, वैसे तो बहुत 40 गाँव तालाब में गए वाले हैं और बहुत सारे हज़ारों एकड़ जमीन तालाब में गए वाली है। जब आप येलदरी आए थे तब आपकी उम्र कितनी लगभग होगी? बहुत 5 से 6 साल होंगी मैक्सिमम। आप सबसे बड़े हैं घर में? मैं घर में बड़ा नहीं था, लेकिन हमारी छोटी बड़ी बहन एक है और मैं 2nd नंबर, फिर गिरधारी। हाँ गिरधारी सर, बड़े डैशिंग थे वो एकदम। हाँ बहुत डैशिंग था वो भी। गोविंद 3रे नंबर गोविंद, और छोटी बहन सरोज थी, जो अभी परमन रहती है। अच्छा, और बड़ी दीदी कहाँ रहती है? बड़ी हिंगोली रहती है, मुंद्रा जी क्या दिए उनको, सुशीलाबाई श्याम सुंदर मुंद्रा। तो आप खैरी से सीधे येलदरी या फिर कहीं और स्टॉप करते करते बीच में क्याल में आए थे, लेकिन क्याल येलदरी के बाद फिर क्याल में पढ़ाई हुई मेरी, कुछ पढ़ाई क्याल में हुई, कुछ भोगांव में हुई, फिर येलदरी क्या हिंगोली में पढ़ाई में ग्रेजुएट हुआ। सर मैं ये पूछ रहा था, जब येलदरी गांव बसा ही नहीं था तो क्याल में इतनी आबादी थी क्या जहाँ पे आप पढ़ाई करते थे? जी वहाँ हमारे पिताजी वहाँ कुछ दिन रहे, फिर मेरी वहाँ 1ली से 4th तक की पढ़ाई मेरी 4th तक स्कूल थी? हाँ ये क्याल में थी। अच्छा, मतलब ये बोलने में हरकत नहीं कि येलदरी से पहला वाला पुराना गांव है क्याल? हाँ जी। अच्छी आबादी थी वहाँ पे? वहाँ पर आबादी उस टाइम में 1000-1500 होंगी लगभग। शपथ, काफी बड़ा गांव था। मतलब हमको ऐसा, हमने फिर बहुत बड़ा येलदरी को बढ़ने के बाद देखा, इसलिए शायद वो क्याल छोटा लग रहा था। जी। तो फिर आप क्याल से जब येलदरी आए तो क्या बिजनेस था आपका, मतलब आपके पापा का? हमारे पिताजी का बिजनेस किराना दुकान और भूसार दुकान थी। कहाँ पे थी वो येलदरी कैंप में, बसे येलदरी कैंप में, और वो छोटी सी दुकान थी। पिताजी उस टाइम में देहातों में घूमते थे दुकान लेके, कहीं नमक बेचना, लिम्बोड़ी लेना, किराना दुकान ले जाना। लिम्बोड़ी यानी वो नीम की लिम्बोड़ी। हाँ, उसका क्या होता था? उसका तेल निकलता था, उसकी खली निकलती थी। तो जो तेल है तो दवाई के लिए काम आता है, हाँ। और जो खली जो है सो खेत में खत के लिए काम आती थी उस जमाने में। फिर उसके बाद आपने फिर आगे बिजनेस फिर भूसार में तरफ गए? फिर पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था, क्याल में 1ली से 4th तक पढ़ाई हुई। उसके बाद में मैं मामा जी के पास पढ़ने के लिए गया। कौन सा गाँव? घर की आर्थिक परिस्थिति में हमारी काफ़ी दुर्बल थी, बिकट थी, उसलिए मैं मामा जी के पास पढ़ाई के लिए गया। 5वीं से 8वीं पढ़ाई भोगांव में हुई। उसके बाद में 8वीं के बाद मैं येलदरी कैंप आ गया, येलदरी कैंप के जिला परिषद स्कूल में फिर 8वीं से 10वीं पढ़ाई किया। और वहाँ से फिर परिस्थिति बिकट होने के बाद हिंगोली में मौसी के पास, बड़ी बहन जीजी के पास, हमारे जो सुशीला जी बोलते हैं, उसकी 1969 में शादी हो गई थी। अच्छा, तो 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन की तक हिंगोली में हुई। मैं बहन के पास आदर्श कॉलेज में मैं ग्रेजुएट हुआ, BSc फर्स्ट क्लास। आपने सब किया, बहुत स्ट्रगल रहा तुम्हारा पढ़ाई में, लेकिन एजुकेशन नहीं छोड़ा आपने? नहीं छोड़ा, पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर उस जमाने में फिर ये बाकी जो छोटे भाई बहन थे उनकी तरफ आपने फिर कैसे ध्यान दिया? मतलब नहीं, वो पिताजी साथ ही रहते थे
और बाद में हम जब बढ़ गए थोड़े से बोल तो मैं पढ़ाई करने के बाद बिजनेस में आ गया। फिर हमारे छोटे भाई गोविंद की पढ़ाई डी फार्मेसी में औरंगाबाद में हुई और उसमें वो काफ़ी सक्सेस रहा। गिरधारी सर नहीं पढ़े? गिरधारी 10वीं बाद पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में ज़्यादा वो बिजनेस में लग गया पिता के साथ। नहीं, लेकिन मेरे को ये पूछना था, जब आपने उस ज़माने में इतना बड़ा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपने किसी अच्छी पोस्ट के लिए पढ़ाई में जॉब की? मैं उस टाइम में फिर MBA के लिए अप्रोच हुआ BSc के बाद। क्या बात? ओरल लेखी में मैं सेलेक्ट भी हो गया रिटर्न में, और लेकिन ओरल में कोई जाक नहीं होने की वजह से ड्रॉप किया गया। फिर मैं सोच रहा था MBA नहीं मिला तो MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। मीनवाइल मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक में क्लर्क की जगह निकले थे, फील्ड ऑफिसर जगह निकले थे। ओम प्रकाश जी देवड़ा जी के साथ एक अच्छा राजकीय प्रभुत्व था, उनके साथ मेरा पढ़ाई के होते होते ही संबंध मिल गए थे। बड़े भाई मैं उनको मानता था। उनको बोला भाई मराठवाड़ा ग्रामीण में जब जब निकले हैं तो मेरे को बैंक में जगह के लिए नौकरी लगा दो कुछ। कि उनका शंकरराव जी चौहान के साथ बहुत घरोबा था और शंकरराव चौहान के जवाई की बैंक के चेयरमैन थे वो। लेकिन उन्होंने बोले भाई मारवाड़ी का लड़का है, कहाँ नौकरी करता है, बोले एक आधा बिजनेस करो। फिर मेरे पढ़ाई होने के बाद उन्होंने मेरे को तेलगाने के लेने को लगाए और तेलगाने करते करते मैं बिजनेस में लग गया। तो बिजनेस अच्छे तरह से डेवलप हो गया हमारा। 1921 में मैं गिरधारी दोनों हम बिजनेस में आ गए और बिजनेस आने के बाद पिताजी को उस बिजनेस में सहायता करने लगे। एक किराना दुकान हुए, बाद में एक ट्रक लिया है, पत्रकार था मैं एक लोकमत है मराठवाड़ा, बाद में पत्रकारिता करते मैं बहुत जाल पत्रकार था। पत्रकार में जो सही बातमी है वो लिखते लिखते फिर MSc में भी बातमी लिखती लग गया। उनकी जो त्रुटियाँ थी वो पता लिखा तो फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेरे घर पे मिलने को आ गए। तो उन्होंने बातें करते करते हमको हमारे पास बिजनेस क्या है वगैरह पूछा। मैं बोला हमारे पास एक ट्रक है और किराना दुकान है। बोले हमारे वहाँ ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं क्या? हम बोले क्यों नहीं करेंगे, हम तो बिजनेस करने वाले लोग हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने हमको स्टार्टिंग में 5,000 के ऑर्डर दिए हम, ताकि तो बात तो करते करते हम ट्रक लाइन की उनके MSc भी काम में जुड़ गए। अभी पूरा परिवार एक जगह रहते हैं सर? हम हमारे पिताजी के पास हम संयुक्त परिवार में ही है। हम अभी तीनों भाई हैं। अभी पिताजी माताजी तो शांत हो गए, एक छोटा भाई भी शांत हो गया गिरधारी 10-11 साल पहले। तो हम अभी 3 भाइयों का परिवार हमारा, मैं गिरधारी और गोविंद, हम तीनों संयुक्त परिवार में हैं। अभी भी ज्वाइंट फैमिली? अभी भी संयुक्त परिवार में, तीनों के मिसेस, तीनों के बच्चे, वो तीनों बच्चों की तीनों में मिसेस और उनके लड़के पोते पोतियाँ सब एक ही मकान में रहते हैं। 19 जनों का हमारा संयुक्त परिवार है। बहुत आनंद आता है। दोस्तों, मैंने शो के शुरुआत में ही बोला, रिश्तों की पूजा जहाँ है, आदर बड़ों का वहाँ है। हंसना हंसाना है, फिर मुस्कुराना है। कहानी घर घर की, कहानी इस घर की। इसी वजह से, क्योंकि आज के ज़माने में ना ऐसे परिवार है ना, ढूंढने पर भी नहीं मिलते दोस्तों। 19 लोग एक छत के नीचे रहते हैं। मुखिया किस तरह से हैंडल करता होगा घर को, किसका दिल दुखता है, उसमें नाते पोते बहुत ज़्यादा बच्चे मैं सबसे आपको मिलाऊंगा। ऐसे परिवार को बाउंडिंग करके रखा है फिलहाल बीरज सेठ ने। नज़र ना लगे इस घर को। हम तीनों भाई का परिवार साथ में रहने को से जब गिरधारी सेठ शांत हो गए, गिरधारी शांत हुआ तो हमारे भतीजे लड़के सभी बोले हम जिंतूर में साथ में रहेंगे। फिर हम जिंतूर शिफ्ट हो गए गिरधारी सेठ शांत होने के बाद। तो वहाँ का मेडिकल बंद करके अभी यहाँ फर्नीचर का मॉल है गोविंद सेठ का, उसमें भी सारी चीज़ें मिलती है। अभी हमारे बिजनेस में अगर आप बोलोगे तो 3 जिनिंग प्रेसिंग है, एक ऑयल मिल है, 2 DP के कारखाने हैं, उसके बाद फैब्रिकेशन है, पोल फैक्ट्री है, परभनी, हिंगोली, जिंतूर, सेनगांव में एक स्कूल कॉलेज है। वो सेनगांव में जूनियर्स KG से एक नर्सरी से KG से PG तक पूरी फैसिलिटी हम वहाँ देते हैं। इंग्लिश स्कूल है, मराठी स्कूल है, जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, PG तक का भी है। अभी और 4-5 स्कूल है। जिंतूर में भी 2 स्कूल है, परभनी में स्कूल है, खड़की में स्कूल है। उसके बाद सारे स्कूल जी सारे वो सब ग्रांटेड है। अभी हमारे बिजनेस में यहाँ जिंतूर में ऑयल मिल भी है, जिनिंग प्रेसिंग है 3। उसके बाद में हिंगोली में DP का कारखाना है, वहाँ पोल फैक्ट्री है, फैब्रिकेशन है। ये सभी कारोबार हमारे भतीजे और हमारे बच्चे वो सब देखते हैं। अभी कारोबार में मैं कुछ नहीं देता नहीं हूँ, मैं अब सोशल वर्क में रहता हूँ सिर्फ। लेकिन हमारे भतीजे सचिन, रमन और मेरा बेटा पंकज, भतीजे यानी गिरधारी सेठ के लड़के? गिरधारी सेठ के 2 लड़के, हम तीनों भाई में 3 लड़के हैं वो अभी। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से तीनों भी कारोबार चलाते हैं। मुझे बहुत नाज है उन पर कि मैं जॉइंट फैमिली में होते हुए
हमारे लड़के भतीजे, उनके हमारे बहुएँ और हमारे पोते पोतियाँ सब एक फैमिली में बहुत खुशी से रहते हैं, हम एंजॉय करते हैं फर्स्ट क्लास। मैं सिर्फ सोशल वर्क देता हूँ अभी। आज भी ये परिवार एक जगह जुड़ा हुआ है, ये बहुत गर्व की बात है और ऐसे परिवार देखने चाहिए, मिलने चाहिए और इनसे कुछ सीखना चाहिए। काफ़ी बड़ी लिस्ट है आपके काम की और ये इतने एनर्जी से आप सब कर लेते हैं और सुना कि आप सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सोशल वर्क में आपका कैसे काम चलता है, मतलब क्या क्या करते हैं? सोशल वर्क में तो मैं पढ़ाई छोड़ दिया, जब से मुझे थोड़ा सोशल वर्क का छंद था, उस टाइम में मैं रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर उस टाइम में भी लेता था। लेकिन अब हम जॉइंट फैमिली जिंतूर में जब आ गए तब हमारे बच्चे और भतीजे ये भी और भाई मेरे को सोशल काम के लिए कोई मना नहीं करते हैं। तो लगभग 14 साल से हमारे पास से नेत्र शिविर, जिसके माध्यम से हमने अभी तक लगभग 4000 लोगों को नेत्र मोतीबिंदु को ऑपरेशन करके दिया है। उदयगिरी लायंस नेत्र विज्ञान के सहयोग से वो भी नेत्र शिविर के ऑपरेशन 4,000 लोगों को दृष्टि दे के दी है। उसके पश्चात हम अभी तक 4 से 5 विकलांगों के लिए शिविर लिए हैं, ताकि 150-200 लोगों को ट्राइसिकल, 150 लोगों को व्हीलचेयर, 150 लोगों को कुबड़ी बोलते जो बैसाखी, कुछ लोगों को श्रवण यंत्र और लगभग 100 से 150 लोगों को कृत्रिम पैर बिठा के दिया है उस माध्यम से। उसमें लिए मैं नारायण सेवा संस्थान से जुड़े वाले हैं हम, तो उस विकलांगों की सेवा भी हम करते हैं हर साल। और ये काम करने में मुझे बच्चे और भतीजे कभी ना नहीं बोलते हैं, जो भी खर्चा लगता है बोलेंगे, संस्कार आपके हैं, वो सब साथ देते हैं मुझे। बस स्टैंड पर जितने भी लोग आते हैं, एक उनको 5 से 6 हज़ार लीटर पानी दररोज वितरित किया जाता है। उसके लिए बस स्टैंड पर 5 पर 2 आदमी दिन में काम करते हैं, रात में एक आदमी काम करता है। एक विशेष कार्य हमारे छोटे भाई गोविंद प्रसाद तोष्णीवाल करते हैं। गोजागिरी पूर्णिमा के दिन जितने भी दमे के पेशेंट रहते हैं, पूरे महाराष्ट्र पेशेंट वहाँ आते हैं, उनको गोविंद दमे के लिए दवाई देता है। अभी तक काफ़ी पेशेंट उसमें दुरुस्त हो चुके हैं। ये विनामूल्य होता है? ये विनामूल्य करते हैं हम। क्या बात है। तो हमारे बच्चे भतीजे और बोल तो लड़का और भतीजे और छोटा भाई, यह सब सोशल काम के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। आज मैं एक ट्रस्ट का जो अध्यक्ष हूँ, कार्याध्यक्ष, ओंकारनाथ मालपानी महेश्वरी जी, उसके माध्यम से 434 बहनों को हमारे माहेश्वरी समाज के 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है। उस ट्रस्ट का कॉर्पस है अभी 10 करोड़ रुपए लगभग। उसमें हम 434 बहनों को हर महीना 1,500 महीने की सहायता देते हैं। येलदरी के कुछ आपके जो निकट, जो आपके बिल्कुल दिल के करीब हो, ऐसे दोस्त, ऐसे परिवार के लोग कुछ याद है आपको? परिवार में बोले तो उस टाइम में हमारे समाज के भी जो घनश्याम जी पुत्रा और संजय पुत्रा के पिताजी है, जगन्नाथ जी पुत्रा, बबला जी पुत्रा, इनसे भी संबंध आए वाले थे। हमारे चाचा बिरजी सिंह जी तोष्णीवाल भी आ रहते थे। उसके बावजूद किशन राव जी चौहान बोल के पंचायत समिति के सभापति थे, उनसे भी मेरे ताल्लुकात आए थे, उनके परिवार से। ये लोग बहुत करीब है आपके, मतलब बहुत करीब थे। और दोस्तों में मतलब आपके दोस्तों में मैं अब आपके ही पिताजी थे, लिंगायत ना बोलो, वैजनाथ अप्पा एक सिंह है, सिन्हा सेठ है, रमेश भाऊ तोष्णीवाल है, ये सभी से दोस्तों में और परिवार में ये भी सभी लोग सुख दुख में साथ में भागते थे, काम करते थे। खूप चांगल्या पद्धतीनं आठवतं की माझे बाबा खूप सिरियस होते, म्हणजे त्यांचा स्वर्गवास होण्याच्या काही दिवसाआधी थोडे बिमार होते आणि मी संभाजीनगर म्हणजे पूर्वीचं जे औरंगाबाद आहे तिथं मी आताही राहतोच। तर माझ्या ताईच्या छोट्या खोलीमध्ये मी एक 10 बाय 10ची एक छोटीशी खोली होती, त्या खोलीमध्ये मी बाबांचा इलाज म्हणजे माझ्या वडिलांचा इलाज करायचो। फक्त बिरसेटला कळालं हो की लिंगय्या अण्णा बिमार आहे, ती येलधरीवरनं गाडी घेऊन माझ्या बाबांना भेटायला आले आणि माझे बाबा एकदम बिमार म्हणजे अंथरुणात पडलेले आणि बिरस सेठ आले म्हणून त्यांना कळलं ना की ते असं वाटलं त्यांना की आता औषधीची गरज नाही मला। म्हणजे बिरस सेठला पाहिल्यानंतर त्यांना काहीतरी झालं, त्यांच्या डोळ्यातून असं पाणी यायला लागलं। बाबा कसे तरी असं कैसा त्यांना सैरावैर होत होतं नाही का, आणि ते आले, अरे अण्णा अण्णा बसा बसा, काही नाही। तर त्यांना असं वाटायचं की बिरस सेठ मला भेटायला आले। मी म्हटलं बघा, मी नाना म्हणायचो त्यांना, म्हटलं बघा, म्हटलं बिरस सेठ तुम्हाला भेटायला आले। त्या दिवशी नंतर वडिलांना असं वाटलं की माझं येलदरीचं काहीतरी देणं आहे। तर त्याच्यानंतर जवळजवळ 5 वर्ष बाबा जगलेत। पण मला असं म्हणायचं ना की एक येलदरीतला सामान्य माणूस बिमार पडतो आणि ही गोष्ट या परिवाराच्या एका सदस्याला कळते, येलदरीच्या सगळ्याच लोकांना कळली असेल।
पण अण्णा हे येलदरीचे फाउंडर किंवा येलदरी बनताना अण्णा तिथं होते. तर हे औरंगाबादला येऊन ते एका छोट्याशा बोळीत गल्लीत जाऊन बिरसेठ माझ्या बाबांना भेटणं हे संस्कारच असतात हो सगळे. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीला सांगावं लागत नाही. हे इथनं यायला पाहिजे, मनापासून यायला पाहिजे. असो, बेरसाईटला हॅट्स ऑफ, कारण की त्या काळात मी छोटा होतो पण मला आठवतं चांगल्या पद्धतीनं. सर मला हे विचारायचं की वर्षा, राणी आणि राधिका यांची लग्न झालीत? ह्यांचीही लग्न झाले, माझ्या मुलींची, माझ्या मुलाचे लग्न झालं, माझ्या पुतण्याचेही लग्न झाले. गिरधार शेठची मुलं आहेत, सचिन, रमण. त्यानंतर गिरधार शेठची मुलगी पूजा, त्यानंतर गोविंदची मुलगी आहे डॉक्टर दिव्या, इंजिनियर गायत्री, आणि आता गौरी देखील गोविंदची मुलगी, ती MDS करते आहे. आम्ही सगळं संयुक्त परिवारात असल्यामुळं एक सामूहिक जबाबदारी सर्वांची होती. आणि सर्वांनी आम्ही तिन्ही भावांनी मिळून अच्छा चांगल्या पद्धतीनं आमचे मुलं असो, माझे मुलं असो, किंवा माझ्या भावाचे, किंवा मग सर्वांच्या परिवार, सर्वजण तेवढ्याच इंटरेस्टनं स्वतःच्या सारखं काम करत होते. तुम्हीच वडील झाला सगळ्या घराची माता. नाही, मी जरी वडील असेल तरी माझ्या दोन्ही भावांची आणि प्रत्येक कामामध्ये माझ्या मग पत्नी असो, माझ्या भावाच्या मिसेस असो, किंवा माझ्या सुना असो, तेवढ्याच हिरिरीने भाग घेऊन मला प्रत्येक कार्यासाठी मोटिवेट करत असतात. स्वयंपाकघरच एक आहे, एका ठिकाणी आहे, तर तो सगळ्यांच्या तोंडात जाणारा घास एकच असणार आहे. निश्चित. आणि राणी आणि वर्षा सध्या काय करते? राणी वर्षा, राणीचं लग्न झालं, राणी सेलूला आहे. वर्षा डॉक्टर असल्यामुळे ती मेकर आहे, तिचे मिस्टर डॉक्टर आहेत. राधिका वकील आहे, LLM झालेला आहे, पण ती प्रॅक्टिस करत नाही. तिचे मिस्टर सर्व्हिसला आहेत, ते चांगले सुव्यवस्थित आहेत. आणि गिरधाची मुलगी पूजा आहे, ती पुण्याला दिलेली आहे. तिचे मिस्टर आहेत, ते सुव्यवस्थित आहे. त्यानंतर डॉक्टर दिव्याजी गोविंदची मुलगी आहे, ती MDS झालेली आहे, तिचं पुण्याला हॉस्पिटल आहे, तिचे मिस्टर इंजिनियर आहेत. गोविंदची दुसरी मुलगी जी आहे गायत्री आहे, ती इंजिनियर आहे, तिचे मिस्टर आहेत, तेही वेल सेटल, दोघं सर्व्हिसला आहेत. आणि गौरी आता MDS करते आहे, तिचं लग्न यावर्षी आम्ही किंवा पुढच्या वर्षी करू. आपकी शादी कब हुई? 5 मार्च 1978 शादी हुई. मेरे ससुराल है मंगरूल पीर. हमारे ससुर जी का नाम था शिवराज जी दूत. जस्ट 78 में ग्रेजुएशन हुआ, 76 में ग्रेजुएशन हुआ था. 2 साल ही हुए थे. और जब मैं छोटा सा किराना दुकान, नमक बेचना, एक होटल भी चलाने वाला हूँ. एक हाथ में कब्बशीर, एक हाथ में केटल लेके बैंक मैनेजर शेषराव खंडारे थे, उनको चाय भी पिलाने वाला हूँ. तो बैंक था येलदरी में? येलदरी बैंक था, DCC बैंक था, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक. हीरे की परख जोहरी की होती है, वो तो उनको पता था कि ये हीरा है, वो खुश रखेगा उनके बेटे को. अच्छा, वो क्या करते थे? उनके पास भी किराना दुकान थी, वो गांव में माने वाले पंच थे वहाँ मंगरूलपीर में. कि आपका जो येलदरी का पुश्तैनी घर है, उस घर के सामने एक आपने गजानन महाराज का मंदिर स्थापित किया, काफ़ी पावन हो गया वो. फिलहाल लोग काफ़ी रोज़ सुबह जाते हैं वहाँ पे. तो ये इसके पीछे का इतिहास क्या है? गरीब परिस्थिती असताना 1981 मध्ये मी एक छोटं हॉटेल चालवत होतो. त्यावेळेस शेगावचे अध्यक्ष रामचंद्र पाटील आणि नाईक नवर तिथं आले, आणि त्यांनी एक 500-600 लोकांची दिंडी तिथून येत असती, ती दरवर्षी पंढरपूर जाती, येलदरी मार्गे जाती म्हणे. त्याचं असं आहे की आजपर्यंत दिंडी येलदरी मार्गे कधी आली नव्हती, फक्त 1981लाच आली होती, आणि त्यानंतरही कधी आली नाही. मी समजतो त्या दिवशी ती दिंडी जी आली माझ्या उद्धारासाठी आली होती. रामचंद्र पाटील तिथले अध्यक्ष आले आणि मला म्हणाले, बाबा सर आमची दिंडी अशी 500-600 लोकांची येत आहे, त्यांनी संध्याकाळी जेवणाची व्यवस्था करा. तर माझी त्या परिस्थिती गरीब असल्यामुळं मला गावात लोक बिरजा म्हणत होते, बिरज देखील म्हणत नव्हते, परिस्थिती गरीब होती. मी त्या किशनरावजी चव्हाण पंचायत समिती सभापती होते, त्यांच्याकडे गेलो. त्यांना मी म्हणत होतो, दादा अशी दिंडी येत आहे, आपल्याला त्यांना जेवण द्यायचं म्हणलं. ते म्हणले, बिरज तू गावामध्ये फिर आणि वसूल कर पैसे. म्हणलं, दादा मला कोण पैसे देईल? अर्ध्या तासामध्ये त्यावेळेस जे काही पैसे वसूल झाले त्या पैशामध्ये मी त्यांना खिचडी भज्याचं जेवण दिलं. उरलेले पैसे त्या दिंडीच्या पदरात टाकले, आणि तेव्हापासून माझा उद्धार सुरू झाला. मग मी गजानन महाराजांच्या अगोदर मानत होतो, पण गजानन महाराजांना मानून शेगावला गेलो, आणि तिथून आलं की माझ्या मनामध्ये आलं की आपण गजानन महाराज मंदिर येलदरीला उभं केलं पाहिजेत. तर भगवंताची कृपेनं 93-94ला आम्ही गजानन महाराजचं मंदिर येलदरीला बांधलं. ते भगवंताची कृपा, भगवंताने प्रेरणा देऊन ते आमच्याकडून काम करून घेतलं, आणि गजानन महाराजच्या त्या दिंडीपासून माझा 81पासून उद्धार सुरू झाला. 94मध्ये ते मंदिर बांधलं, आणि एक शनी मंदिर मी येलदरीला बांधलेलं आहे, ते जवळपास 2005-07च्या वेळेस बांधलं.
तर आम्ही काय करतो होतो, बाबुलाजी भुत्रा येलवाजी आप्पा आम्ही सर्वजण दर शनी अमावस्येला राक्षस भुवनला जात होतो. तिथे एवढी गर्दी असायची, लाखो लोक राक्षस भुवनला असायचे. त्यामुळं मग लोक ते कुठं आहे? राक्षस भुवन ते आहे बीड जिल्ह्यामध्ये, गेवराईच्या जवळ आहे ते. अच्छा अच्छा. तर तिथं खूप गर्दी असायची, गंगेच्या किनाऱ्यावर ते. आपण विचार केला बाबा एवढे लांबून आपण तिथे जातो, गर्दीमध्ये चंगराचंगरी होते, त्यापेक्षा लोकांना राक्षस भुवनची आहे शनिदेवाची सोय एल्दरला दर्शन व्हावी म्हणून एल्दरला शनि मंदिर बांधता आलेलं आहे. बीरज सेठ से हमारी बातचीत तो चली रही है, क्या आपको लगता है, मतलब आंटी यानी भाभी जी को हम लोग फ्रेम में बुलाए, बीरज सेठ की जो अर्धांगिनी है सीता देवी बीरज तोषनीवाल, इन्हें हम लोग मिलने की कोशिश करता हूँ. नमस्ते आंटी, कैसे हैं? बस बढ़िया है. ये कैसे हैंडल करते हैं इनको? करना पड़े, हैंडल तो करना अच्छा है. नहीं मतलब इतनी एनर्जी आज भी रखते हैं. अच्छा है ना, आपकी आपके लिए बहुत अच्छा है. हाँ, और आपकी जब शादी हुई थी ये देखने को आए थे आपको कि आए थे देखने को? उस जमाने में तो देखने वाला फंडा था ही नहीं. हाँ ना, था आपके ना. पापा आए थे देखने को इनको? मेरे पापा आए थे उनको देखने को, लेकिन ये आए ना पहले देखने के लिए ये वो और जीजा जी आए थे हमारे, आपके जीजा जी इनको हिंगोली वाले, इनके इनके जीजा जीजा जी, जी. हाँ देखने को आए. तो तय हो गई शादी. जब कैसे लगा आपको एलधरी में आने के बाद, मतलब पहली बार जब बहू बन के ब्याह करके हमारे एलधरी की बहू बन के आप आए तब कैसा लगा? अच्छा लगा. एलधरी के लोग आपके और भी परिवार के लोग थे यहाँ पे? नहीं, हमारे परिवार के ही नहीं नहीं, और भी तोषनीवाल काफी सारे है ना. तो वो आपके रिलेटिव में आते होंगे ना सारे? हाँ, हाँ. मतलब तोषनीवाल तोषनीवाल, सारे आते होंगे. हाँ. तो आप सबकी सबसे बड़ी बहू थी घर की? ये घर में सबसे बड़ी थी. फिर बाद में वो दूसरा में गिरधर सेठ को. और बाद में गोविंद सेठ. गोविंद सेठ. और गिरधारी सेठ तो नहीं रहे. नहीं. लेकिन उनकी जो पत्नी है वो अभी अपने ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं? Joint family. कैसे मैनेज होते हैं सब लोग? हाँ, सब परिवार manage, हाँ. बहने बहने जैसा रहे? सब गोविंद परिवार. सेठ की इनकी हाँ. सब बच्चे बच्चे सब मजा में, सब अच्छे रहते हैं. और वर्षा दीदी रानी दीदी को सबको अच्छे, सब एक दूसरे को संभाल लेते हैं. कहीं गए तो भी गाँव गए तो. नहीं लेकिन रानी दीदी से, वर्षा दीदी से और सरोज दीदी से, इनसे सारी राधिका दीदी से बात होती है सब? हाँ. बीरज सेठ के बारे में अगर कुछ बोलना चाहे तो इनका कैसा मैनेजमेंट रहता है? रोज सुबह उठ के सोशल काम करते हैं और इतनी एक्टिविटी करते हैं, आप कभी रोकते नहीं इनको ये सब मत करो? नहीं रोकना क्या को नहीं जो उनका लेकिन चल रहा इतनी है. धड़पड़, अभी देखो लास्ट टाइम मैंने देखा वो बीमार होके पैर टूट के गिरा था, फिर ये ऐसी धड़पड़ करते रहेंगे तो इस उम्र में तो फिर अब बोलना क्या, जो करना है वो करते हैं, उनको अच्छा लगता है वो करते हैं. लेकिन कोई रोकता नहीं उनको? नहीं अरे, कोई रोकता नहीं. उनकी- अभी आज भी बोले मैं तो गाड़ी लेके जा रहा है, लेकिन बच्चा नहीं बोला तो रुक गए. रुक गए, मतलब सुनते भी है ना? सुनते भी है बच्चे, सुनते भी है, कभी अपना चलता करते भी करते है, भी लेकिन है. अच्छा काम है उनका. अच्छा काम, सब अच्छा बढ़िया है. हमारे भाई काका जी का आशीर्वाद से बहुत अच्छा है. और ससुर जी थे? ससुर जी का हाँ, अच्छा मुझे है. ये पूछना था, सासू माँ थी क्या तुम्हारी, मतलब साथ में रहते थे पूरी फैमिली? हाँ. तो ये पहले ससुर जी शांत हुए कि सासू जी शांत हुए और बाद में फिर ये? ससुर जी 8 साल रहे, बाद में ससुर जी, सासू जी जाने के बाद में 8-10 साल से. इस परिवार के यही 2 पहिए हैं जो इस पूरी रेलगाड़ी को लेकर अपने सफ़र पे चले हैं, और इनका सफ़र इतना खुशी वाला है ना. तो अभी मैं इनके परिवार के एक एक सदस्य को, मेरे को नहीं लगता कि आधे भी लोग आज घर में होंगे, तो कोई काम के सिलसिले में बाहर है, कोई किसी काम से बाहर गया हुआ है, कि किसी के रिलेशन में कोई वेडिंग्स है या कोई प्रोग्राम है, तो इसके सिलसिले में काफ़ी सारे लोग बिखर गए हैं. लेकिन जितने भी हैं ना वो कम नहीं है, बिल्कुल पूरी फौज है इनके पास. तो सबसे मिलाने की कोशिश मैं करूँगा आपसे. आप और संभाजीनगर में रहते हुए एल्दरी के लोगों को जो जुड़ना चाहते हैं, एक 8वन सोनी शरण से 60वन, ये जो आपका कार्य है इसकी मैं जितनी तारीफ कहूँ उतनी कम है. आपने संजोगों की मुलाकात लिए, प्रसाद होलवे की मुलाकात लिए, विठलराव जी चौहान की मुलाकात लिए, रमेश भाऊ तोषनीवाल की मुलाकात लिए हमारे. ये सब लोगों को आप जो एक संकल्प में जोड़ना चाहते हो, एक साखड़ी में जोड़ना चाहते हो, कोई आर्थिक का सहयोग नहीं रहते हुए भी. देखो सोहन जी, मैं आपकी जो तारीफ बोल रहा हूँ, वाकई आपका काम तारीफ के काबिल है, इसलिए मैं बहुत आपको शाबाश देता हूँ. आपका काम ऐसे आगे बढ़ते रहे और आप फिल्म एक्टर बने, ये हमारी शुभकामना आपके लिए रहेगी. Thank you ताकि so जो much. आप ये एल्दरी घूमने रहे, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में घूम के आपका एक आधा पिक्चर अच्छा हमको देखने को मिले, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपको रहेगी. थँक्यू. मित्रांनो, ही जी थाप माझ्या पाठीवर पडली ना, हे तांबडपत्रासारखं आहे माझ्यासाठी, तुम्हाला माहीत नाही. कारण की ही शब्बासकी आहे ना, मला खूप ऊर्जा देते काम करण्यासाठी. मित्रांनो, मला काही लोकांची नावं इथं सांगायची की मी मागच्या काही एपिसोडपासून मी आर्थिक मदतीची हाक देतो आहे,
आणि या चॅनलला सुरळीत निश्चित मिळेल आपल्याला, चिंता करू नका. थँक्यू. या चॅनलला सुरळीत चालण्यासाठी मी आर्थिक मदतीची हाक देतोय की तुम्ही याला योगदान देऊ शकता. यामध्ये मी काही लोकांची, मला ज्यांनी योगदान दिलं आहे तर त्यांची मी आवर्जून, या फुल नाही फुलाची पाकळी यांनी मला दिली, तर यांचे मी आवर्जून या शोच्या माध्यमातून नाव सांगावं असं मला वाटतं. सर्वप्रथम MD युनुस, सुनीता जायभाय, श्री घुगे सर, श्री विठ्ठलराव चव्हाण, श्री बल्लाळ काका, डॉक्टर खके काका, श्री धनंजय औंढेकर, श्रीधर जायभाय, श्री बिरज सेठ तोष्णीवाल, श्री सर्जेराव होडबे, मुळेबाई, श्री माधव मंडगे आणि श्यामराव माकोडे, या सर्वांचं मनापासून मी आणि माझी एक आठवणची टीम त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आणि ही चालना सुरू राहण्यासाठी खरंच मला आर्थिक मदतीची आवश्यकता भासते. तर तुम्ही ही एक आठवणची श्रृंखला व्यवस्थित सुरळीत चालण्यासाठी मला योगदान देऊ शकता. मी माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये माझा QR कोड आणि अकाउंट डिटेल देतो. मित्रांनो, बघत राहा, सगळ्यांना आवडणारा हा कार्यक्रम एक आठवण, सोनेरी क्षणाची साठवण. मी लवकरच पुढच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला खूप चांगल्या व्यक्तीशी भेटवण्याचा प्रयत्न करीन. म्हणजे यातले बरेचसे लोक काही कामानिमित्त बाहेर गेलेत. प्रयत्न करीन जे नाही आहेत त्यांचं काही फुटेज किंवा काही फोटो मिळतील तर यांना आज आपण एका कॅमेऱ्यात बंद नाही करू शकणार, एवढं मोठं परिवार आहे. बघत राहा एक आठवण, सोनेरी क्षणाची साठवण.